बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। सानेहा साहिवाल को 11 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुतासरा खानदान का इम्तहान अभी तक कम नहीं हो सका। उनके लिए ये कयामत कम थी कि उनके प्यारों को दिन दहाड़े सड़क पर गोलियों से भून दिया गया, जो बाद में वो अपने नामों से दहशतगर्दी का लेबल भी धुलवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी मुतासरीन के बकौल सदर पाकिस्तान उनको इस्लामाबाद बुलवा कर खुद कहीं और चले जाते हैं, तो कभी सेनेट चेयरमैन से मुलाकात के बहाने उनको इस्लामाबाद की सड़कों पर फिराया जाता है। हमें पता चला कि सदर आरिफ अलवी साहब ने बुलाया और सेनेट के चेयरमैन ने बुलाया है। पूरे इस्लामाबाद की सड़कों पर हमें जलील किया गया है। भाई आपने बुलाया क्यों है? सदर साहब ने बुलाया था तो वो कराची क्यों चले गए? जुमे के रोज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि ये केस मिस्टेकन आइडेंटिटी का था। साहिवाल का वाकया तो मिस्टेकन आइडेंटिटी का हो गया। साहिवाल का वाकया तो मिस्टेकन आइडेंटिटी का हो गया और पुलिस ने गलत किया। लेकिन इसके बावजूद ज़ीशान को दहशतगर्द करार देने के लिए GIT अपनी कोशिशों में लगी हुई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि GIT की रिपोर्ट आने में अभी 3 हफ्ते बाकी है और एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि ज़ीशान GIT रिपोर्ट के नतीजे में दहशतगर्द साबित हो जाएगा। इस हवाले से मुतासरीन के अहले खाना पहले ही GIT के सामने पेश होने से इनकार कर चुके हैं। पुलिस वालों ने किया है और पुलिस वाले ही कैसे वो हमें इंसाफ दिलाएंगे? अदालती कमीशन चाहिए हमें इस GIT पे मुतमिन नहीं है। GIT पर सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है कि जब पुलिस ने सारे सबूत ही मिटा दिए तो क्या उनको GIT बनाने की इजाजत होनी चाहिए भी थी या नहीं? गाड़ी से मिलने वाली जैकेट्स और असला कहां है? अगर वो अब तक सामने नहीं आए तो क्या ये ऐन मुमकिन नहीं कि सबूत बदले जा चुके होंगे? इस केस का फॉरेंसिक पहलू तो एक तरफ, लेकिन इस केस का एक इंसानी पहलू भी है। कल सेनेट की कायमा कमेटी की ब्रीफिंग के मौका पर ज़ीशान की वालदा क्या कह रही थी, आप भी सुनिए। मेरे बेटे को 10 गोलियां लगी, ने उसको लहू लहान कर दिया। आप मेरे घर जाकर देखे हमारा हाल क्या हुआ है। आप इधर खाते हैं, पीते हैं, हम रोते हैं इनकी जान को। हमारी एक बच्ची है, उसको लोग क्या कहेंगे? कहते दहशतगर्द की बच्ची है, ये दहशतगर्द की माँ है। हमको हिंदुस्तान से नहीं आए, पाकिस्तान की पैदाइश है, हमारे दादा परदादा की, हम इधर के रहने वाले। आप बराए मेहरबानी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आप इसके ऊपर से ये जो आपने लेबल लगाया वो हटा दें और हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं। इन दिलखराश जुमलों को सुनने के बाद भी इस मीटिंग में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के मेंबरान अपनी जाती अनात और बाहमी नफरत से बाहर ना आ सके और मुतासरीन की मौजूदगी में ही एक दूसरे पर लान तान करते रहे। और उन्होंने कह दिया कि हुकूमत और वज़रा और ये सारी चीजें हुकूमत शामिल है। नहीं शामिल बात करने दे, सामने बात करो, बात करने दे। आप आप मुझे रोकेंगे नहीं, उस स्टोरी पे बात करने दे। नाम रिश्ते से आपने बात नहीं कर रहे, आपको बात पहले जिससे मुझे बात करने दे। शायद सियासतदानों का यही रवैया है जिसकी वजह से अवाम के जहनों में वही खौफनाक सवाल जन्म लेने लगते हैं कि ये सियासतदान उनके मसाइल हल करने के लिए अहल भी हैं या नहीं, और ये भी कि पार्टी कोई भी हो, सियासतदान की सियासत अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पर ही ख़त्म हो जाती है। इसका एक नमूना कौमी असम्बली में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और यू टर्न की सूरत में सामने आया है, जिस पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसकी नुमाइंदगी कर रही हैं नाज बलोच साहिबा इस्लामाबाद से, डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, हुकूमत में आप सबसे पहले सवाल भी आपसे ही होता है, इस वक्त जो हालात है इस पूरे सानहे के बाद किसी से भी सवाल करें तो उसकी कोई भी होगा उसकी तमहीद ये बांधेगा कि बड़ा दिलखराश वाक़या है। कोई भी इंसान होगा जो दर्द रखता है वो यही कहेगा बड़ा दिलखराश वाक़या है। लेकिन आप देखिए कि इस वाक़े के बाद ये कह दिया गया, इवन पंजाब हुकूमत की तरफ से भी कहा जाता है, सीनियर अफसरान भी कहते हैं कि गलती हो गई, लेकिन मसला ये है कि गलती तो हो गई, लेकिन फिर आपने इस मामले की एवेंचुअली इसका कंक्लूजन क्या निकालना है? वही जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। GIT की जो उसको जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं साबित हो जाएगा कि ज़ीशान दहशतगर्द था,
लेकिन फिर आप कहते हैं नहीं 1 महीने का वक्त आता अभी रहता है, 3 हफ्ते का वक्त रहता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं वो साबित हो जाएगा दहशतगर्द। मेरा सवाल ये है कि जिस एग्नी या जिस प्रॉब्लम में इस वक्त ज़ीशान के अहले खाना हैं या जो जिनको कत्ल किया गया बेरहमी से उनकी वाइफ और उनकी बेटी के हमरा, जिस प्रॉब्लम में वो हैं, वो ना JIT को मान रहे हैं, वो जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। सवाल ये है कि हल कैसे करेंगे आप इस मामले को? सियासी स्टेटमेंट्स देने से, इसके ऊपर किसी हद तक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का जवाब देने से, लेकिन हल कोई नहीं है। अगर आपने किसी को सजावार ठहराना है तो ठहरा दीजिए। क्या सिर्फ अफसरान तक ये मामला रहेगा या बात ऊपर जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, सबसे पहले बात तो आपको ये सोचनी है कि हम तीनों मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ज़रूर बैठे हैं और सबसे पहले हमारा जो है वो एक इंसानी रिश्ता है और एक इंसान होते हुए हम में से कोई भी वो तमाम सैड इंसिडेंट्स के साथ जुड़े जो बदतरीन इमोशनल आपने देखे सारे सीन, उनसे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है आप समेत जो जिस पे उसका इम्पैक्ट ना आया हो और जिसने उसको अपने अंदर महसूस ना किया और ये फील ना किया हो कि ये एक इंतहाई गैर इंसानी एक्शन है और जिसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हम हुकूमत में हैं, हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी और हम आंसरेबल भी हैं, हमें जवाब देना भी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए जब अथॉरिटी हमारे पास है तो उस अथॉरिटी के अंदर हमने देखना है कि जो ओवर स्ट्रेचिंग करके अब्यूज ऑफ अथॉरिटी हुआ और उस ऑपरेशन में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अगर कहीं पे ये जो अब तक की तमाम फाइंडिंग्स आई हैं, क्योंकि एक कंक्रीट रिपोर्ट जो है वो जब तक सामने नहीं आ जाती, ज़ीशान के हवाले से मैं उसमें कमेंट्स इसलिए नहीं करूंगी कि ज़ीशान के ऊपर एक सवालिया निशान काउंटर टेररिज्म आप कह रही हैं सवालिया निशान और वो अभी तक अंडर डिस्कशन है कि पंजाब हुकूमत क्यों मुल्ज़िम है कि वो दहशतगर्द है। आप कह रही हैं सवालिया निशान है, वो कह रही है दहशतगर्द है। लेकिन उस दहशतगर्द होने के साथ जुड़े जो इनोसेंट बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ वो उसकी आड़ में छुप नहीं सकता और उसमें एस्केप नहीं ढूंढा जा सकता कि एक दहशतगर्द को मारने के लिए हम इतने बेगुनाह लोगों की जान ले लें। यही वो डिलेमा है, यही वो पॉइंट है, यही वो कोर्स ऑफ एक्शन है जिसपे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी का हुक्म दिया। उन्होंने जुडिशियल कमीशन का जो लवाहकीन की तरफ से डिमांड है उस पर भी एक कंसल्टेशन चल रही है। आई रेस्ट एश्योर यू कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इस वाक़े के असल हकायक तक पहुंचेंगे। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है, इस मुल्क के अंदर मुनीब सानिया मॉडल टाउन हो या सानिया साहिवाल हो, ये सारी चीजें जुड़ी हैं आपकी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ, उस माइंडसेट के साथ जहां साबका द्वार में। बट डॉक्टर साहबा कुछ डिफरेंट तो आप कर लेते ना, बट मेरा लेट मी टेक इट टू लेट मी अज़मा बुखारी साहबा, अब हमें आपने कुछ तो मुख्तलिफ करना है ना। अज़मा बुखारी साहबा, हुकूमत पंजाब कहती है हमने अपनी गलती मान ली, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं था जिस तरीके से CTD ने ऑपरेशन कंडक्ट किया, अफसरान बदल दिए गए, जो लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में फैसले मामला चलाए जाएंगे, ट्रायल वहां होगा। सवाल यह है कि जब आपने गलती मान ली तो क्या सिर्फ अफसरान तक ही मामला रुकना है? मॉडल टाउन की बात बार बार कही जाती है, लेकिन उस वक्त कहा जाता था कि उसके पीछे हुकूमत के जो सीनियर कायदीन हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो इन्वॉल्व हैं और उसका एक सियासी बैकग्राउंड था। इस वाक़े के हवाले से कहा जाता है कि एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, इसमें सियासत इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर का इस्तीफे देने की तो बात ही नहीं बनती। शुक्रिया मुनीब। देखिए, ये अफसोस की बात यह है कि एक जाहिर है एक सानिया मॉडल टाउन हुआ था जिसमें सियासी मोटिव्स बिल्कुल मौजूद थे, और अब तो लंदन प्लान हर बच्चे को मालूम है वो लंदन प्लान क्या था और किस तरह से अनफॉर्चुनेटली उनको लाशें मिली, और वो भी टेररिस्ट कोर्ट में चल रहा है केस। वहाँ पर गवाहान क्यों पेश नहीं होते, प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो उसको क्यों परसू नहीं किया जा रहा, ये भी एक सवाल है। लेकिन मुझे सानिया साहिवाल के हवाले से देखिए, ये जस्टिफिकेशंस क्रिएट कर रही है हुकूमत जिसके ऊपर ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं। वो इसलिए कि आप आधी गलती तो मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ खलील की फैमिली जो है वो बेगुनाह थी, लेकिन ज़ीशान जो है उसको आप कल्प्रिट साबित करने पर तो कहते हैं जिस तरीके से ज़ीशान को भी कत्ल किया गया वो भी गलत है। बिल्कुल
बिल्कुल वो कहते हैं गलत हुआ है, ऑपरेशन ही गलत हुआ। नहीं, ये कभी नहीं कह रहे वो ऑपरेशन गलत है। वो कहते हैं ना आपने गलती मान ली, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, मान रहे हैं ना, तरीकाकार गलत था। मैं अपना पॉइंट अगर पॉइंट मेक कर सकूं कि जिशान के हवाले से भी इन कैमरा ब्रीफिंग हम ले चुके हैं, बहुत सारी बातें तो शायद मैं नहीं कर सकूं जो जाहिर है इन कैमरा ब्रीफिंग के हवाले से मैंने, लेकिन कोई सबूत बिल्कुल नहीं है जिशान के खिलाफ इनके पास। ये सबूत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा दहशतगर्द है कि जिसको मरने के बाद दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि हुकूमत ऐसे क्यों कर रही है। अगर आप इस पे सियासत नहीं कर रहे हैं कि वाकई को ऐसे जमाना होंगे शायद शवाहिद जिनको आप भी शायद नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए हमें आप ये बताइए कि हमने कौन से जलसे जुलूस प्रोसीड किए हैं, हम आगे लग के हड़तालें कराई हैं, हमने कोई वो खौफनाक किस्म की तकरीरें की हैं, हमने मार दो धाड़ दो, फलाने का नाम भी FIR में डाल दो, फलाने का हमने किया? जी, इसका जवाब है नहीं। हम वो तमाम गलतियां नहीं करेंगे। लॉ मिनिस्टर को फारिग करें, मैं बताती हूं, इसलिए वो हमारा नहीं है, वो यार्डस्टिक, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यार्डस्टिक इमरान खान साहब का अपना है। आपको याद होगा जनूबी कोरिया में कश्ती उलटने की बार बार एग्जाम्पल दिया करते थे वो, कि जनूबी कोरिया में जो है वो कश्ती उलट गई थी तो वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब वो यार्डस्टिक अपने पे अप्लाई क्यों नहीं करते? जो वो हमारे लिए कहा करते थे, जो बातें वो अपोजिशन में किया करते थे, ये उन्हीं की यार्डस्टिक है जो उन पे वो इंप्लीमेंट होनी है। फिर दूसरी बात यह है कि पंजाब तो चला ही वजीर आजम साहब रहे हैं, तो जाहिर है इसकी जस्टिफिकेशन फिर यह है कि वजीर दाखिला होते हुए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इमरान खान साहब की कारकर्दगी के ऊपर। ताहिर दावड़ का केस देख लीजिए, हकानी साहब का केस देख लीजिए, आबदी साहब का केस देख लीजिए, लॉरालाई में जो है वो 2 वाकयात हो चुके हैं, उसके बाद ये साना साहिवाल है। कहाँ है वजीर दाखिला पाकिस्तान के, जो वजीर आजम पाकिस्तान भी हैं? किसी एक बात के ऊपर फिर मेरा सवाल यह है कि वो जो व्हाट्सएप के ऊपर आपने कहा CM साहब को कि चले जाएं, वो फूल लेके चले गए, आपने क्यों नहीं बताया कि फूल लेके नहीं जाते हैं सोगवार घर के अंदर? ये भी बता देते व्हाट्सएप के ऊपर कि आपको जाना है तो फूल लेके नहीं जाते। वो भी कहा जाता है तनकीद जायज नहीं है, वो कहा जाता है कि जायज नहीं है, वो तो अच्छी नीयत से कहते हैं, उनकी मर्जी है जी, वो जो मर्जी कह लें। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये बात जो आपने मुद्दई भी खुद हैं, आप गवाह भी खुद हैं, ऐसे नहीं होता है। और फिर ये है कि जो सबसे बड़ा सवाल है इसके अंदर, अगर जिशान दहशतगर्द है और आप साबित कर रहे हैं और आपका ये केस है, उनका ये केस है कि गुजरावाला में उसके बाद उसी रात को जो ऑपरेशन हुआ, वो इनके घर से निकल के 2 दहशतगर्द जो हैं वो गुजरावाला गए और वहां ऑपरेशन हुआ, फिर इसका मतलब है पूरा ये घर कल्प्रिट है। फिर इस पूरे घर को अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कंप्लेनेंट को अभी तक आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, कंप्लेनेंट की आपने अभी तक बात नहीं सुनी। ये कौन सी GIT है जो दफ्तर में बैठ के काम कर रही है? जिशान की वालदा उस एगनी में है जिसका इजहार हमने आप क्लिप भी दिखाया, उस सेनेट कमेटी के सामने भी गई। जो खलील साहब जिनको कत्ल किया गया, उनकी फैमिली, उनकी बेटी इस तरह कत्ल किए गए, उनके भाई जलील, वो अभी तक शौक में है, वो भी नहीं मान रहे इस GIT को। नाज बलोच साहिबा, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही हैं, आप समहाउ जानती हैं कि जमात किस तरह से खुद को कंडक्ट करती है, जो एक ज़माने में इमरान खान साहब आपके भी चेयरमैन रह चुके हैं, गो कि अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। व्हाट डू यू सी कि ये जब इस तरह का वाकया किसी को पता चला होगा, अब वो प्राइम मिनिस्टर है, एक जाहिर बात है दिलखराश वाकया है, कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा, ये ज्यादती होगी अगर हम कहें कि इसके ऊपर कोई कहेगा कि नहीं यार हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई इस तरह डे लाइट में किसी का पॉइंट ब्लैंक मर्डर हो जाए। लेकिन रिएक्शन जो है वो वो उसमें कोहेरेंस नहीं है, मुख्तलिफ बातें हैं, कोई इधर से बोल रहा है, कोई इधर से बोल रहा है, पंजाब हुकूमत के वज़रा ने और 100 बातें कर दी। प्रॉब्लम क्या है आपकी नज़र में? रिस्पॉन्स का प्रॉब्लम है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो PTI के अंदर तब्दीली आते आते इतनी बड़ी तब्दीली खुद पार्टी के अंदर आ गई कि इंसाफ के तकाज़ों का जो पैमाना है वही बदल गया। देखिए, पहले ये होता था कि PTI की एक अग्रेसिव जो अप्रोच होती थी और बिल्कुल कहीं कोई वाकया हो गया तो फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आके अपना मौक़िफ़ पेश करते दिखाई दी। और मैं आई वाज डेफिनेटली आई नो वेल कि वहाँ पे क्या एक सूरत हाल बनती थी और फौरी तौर पे एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे सामने आने के लिए हर लेवल, हर हद के ऊपर जाके PTI अगली पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने की पूरी कोशिश करती रही। और उसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस आप ये देखें कि मॉडल टाउन का जो वाकया हुआ तो उसके ऊपर फौरी मौक़िफ़ जो आया उस वक्त वो ये था कि वज़ीर कानून जिम्मेदारी लें, वज़ीर आला जिम्मेदारी लें, फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाएं, और जहां पर भी जुल्म होता है तो उसकी जिम्मेदारी हुक्मरानों की होती है, वक्त हुक्मरान उसका जिम्मेदार होता है। ये वो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट से PTI अब अपने आप को जितना भी दूर करे, ये स्टेटमेंट्स खुद को PTI से दूर नहीं करती, क्योंकि आपकी मीडिया की जो आंख है ये सारी चीज़ें कैप्चर कर चुकी हैं और बार बार ये चीज़ें याद दिलाती हैं कि PTI के मौक़िफ़ में वक्त के साथ साथ कैसे तब्दीली आ गई। जब वो अपोजिशन में PTI थी तब उनकी एक सोच
सोच और थी, तब उनका मौक़िफ़ कुछ और था। आज वो हुकूमत में है तो उनके सोच के अंदर हमें अभी आप देखिए फवाद चौधरी की आपने जो वीडियो लगाई थोड़ी देर पहले, उनकी जो क्लिप चलाई उसमें वो क्या बात कर रहे थे, यानी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। कभी आके वजीर कानून विद इन स्प्लिट सेकंड्स आके कहते हैं जनाब को 100% ऑपरेशन जो है वो कामयाब था, और साथ ही कहते हैं जनाब ये कोलेटरल डैमेज के नतीजे में बेगुनाह लोग मारे गए। So either of the two statements is correct. Both statements can't be correct. Either the operation was successful 100% or it was a collateral damage. Because if it was a 100% successful operation, तो फिर collateral damage नहीं होना चाहिए था, क्योंकि PTI का फिर मौक़िफ़ आता है दोबारा कि PTI हमेशा ड्रोन अटैक्स के खिलाफ होती थी, ये कहते हुए कि जब ड्रोन बरसता है, ड्रोन अटैक्स होते हैं तो एक दहशतगर्द को मारने के लिए बेगुनाह लोगों की जानों का नुकसान होता है। तो उसी मौक़िफ़ को भी अगर आप लेकर देखें तो अब ये जो CTD ने किया, इसके ऊपर एक आप देखें, मुझे बताइए कि किस तरीके से पीटीआई डिफेंड कर पाएगी इन चीजों को। बट वो डिफेंड कर रहे हैं, साथ ही देखिए इसमें एक और क्रिमिनल चीज है जिसकी तरफ मैं समझती हूँ कि ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, वो ये है कि जिस बेदर्दी से इनको गोलियां मारी और फिर उसके बाद जो बच्चे बच गए, जिनके पैर में गोली थी लगी हुई, जिनके हाथ खराश से खून थे, उनको उठा के जिस तरह सीटीडी ने पेट्रोल पंप में फेंका, तो क्या ये ट्रेनिंग है सीटीडी की? लेकिन उसके ऊपर दे हैव अ वैलिड एक्सक्यूज, जैसे कि हम 5 महीने हुए हम आए हैं, ये हुकूमत जो पुरानी थी उसने उस तरह से बहुत से लोग कह के गए कि ये गिजे हुए हैं, इस तरह से इनकी ट्रेनिंग की गई है, हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी। बट मेरा सवाल डॉक्टर साहब, I have to take a break also. But मैं नाज़िम साहब आपके पास वापस आता हूँ। अब तो जिम्मेदार ये है ना हुकूमत, ठीक है, हुकूमत तो बोज़दार साहब चला रहे हैं, सो कॉल्ड बोज़दार साहब नहीं चलाते हुए भी चला रहे हैं, तो जिम्मेदार तो वही हुए ना। मैं डॉक्टर साहब मुझे इस बात का मुझे इस थोड़ा सा बात की इसका जवाब दे दीजिए कि आपका स्टैंडर्ड ये रहता रहा है, जिसकी तरफ बारहा सबने इशारा किया है कि कुछ हुआ है तो हुक्मरान की जिम्मेदारी बनती है। इस मामले में आप अफसरान पर आकर रुक गए हैं, हुक्मरान जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आप ये कहते हैं कि सीटीडी ने, पुलिस ने गलत किया तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, वो कल्चर ऐसा था, हमारा कसूर नहीं है। सवाल ये है, इसी के ऊपर आप रुक गए हैं आके, मुझे जल्दी से जवाब दीजिए, मैं जरा ब्रेक पे जाना है, फिर अगले इशू की तरफ भी आपको तवज्जो दिलाऊंगा। डॉक्टर साहब मुनीब, इट्स इम्पॉर्टेंट टेक ऑन कि आप ये चाह रहे हैं कि जो नून लीग की स्टेटमेंट है या पोजीशन की कि वज़ीर आला या प्राइम मिनिस्टर की तरफ जो आप लेके जाना चाहते हैं, मैं ये कहती हूँ कि आपने 30 डेज़ की जो इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद जो ज़िम्मेदारी का तयन होगा, उसमें पॉलिटिकल फ्लॉज क्या आज तक पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन हुए, आपको भी पता है कि इस किस्म के सेंसिटिव ऑपरेशंस में पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन बोर्ड होती है, लेकिन इतना प्रॉम्प्ट और इमीडिएट एक्शन था ये कि ये देखना है कि चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर एंड अदर एसोसिएट्स, जिसमें आपके होम सेक्रेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, वो क्या ऑन बोर्ड थे, और फिर अगर नेग्लिजेंस में वो कनेक्टिविटी डेवलप होती है और ये साबित होता है कि कंसल्टेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई फेलियर हुआ है, तो फिर जाहिर है जिम्मेदारों का तयन होके उनको आप अंगेज करेंगे। डबल एज्ड बात है डॉक्टर साहब, पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है, हम उस जिम्मेदारी को और उस पूरे की पूरी ओनरशिप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम छुपना नहीं चाहते। हम माजी की तरह दूसरों पे कीचड़ उछाल के खुद पीछे छुप के सड़कों पे ला के लोगों को इंसाफ के लिए धक्के खाने के लिए माजी में तो ये आपकी जमात करती रही है डॉक्टर साहब, माजी में तो ये आपकी जमात करती रही है कि दूसरों पे भी डाला, सड़कों पे भी देखें ना कि वो किस तरह बना, आप ये देखें कि वो लोग किस तरह रुलते रहे, जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए किस तरह से लोगों ने धक्के खाए, वो 14 कत्ल जो तय उनको छुपाने के लिए जुडिशियल कमीशन तो बन गया था, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती थी, ये बात आपकी वैलिड है, ठीक है। कहीं अपने मौका दीजिए मुनीब, हमने कहीं भाई ये नहीं कहा कि जहां नाइंसाफी हुई है उसको दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए और उसको फेस ना किया डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की ना डबल एज्ड है, कि नहीं उनको लूप में लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, प्रॉम्प्ट एक्शन था, सीएम को पता नहीं था, लॉ मिनिस्टर को पता नहीं था, ये दोनों बड़ी डबल एज्ड है। एक तरफ तो शायद आप जस्टिफाई कर रही हैं कि नहीं वो इतना प्रॉम्प्ट एक्शन था कि इसकी शायद गुंजाइश ही नहीं थी कि सीएम या लॉ मिनिस्टर को पता हो, दूसरी तरफ आपके ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये आपके खिलाफ ही यूज होगा। प्रोग्राम में ये ज़ीशान के हवाले से एक इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे लिए भी एक बहुत ज्यादा हैरान कुन है
आई विश कि मुझे पता होता कि आप इस डिस्कशन में आएंगे, तो मैं वो आईडी कार्ड ज़रूर आपसे कहती कि आप दिखाएं। उसमें जो पता शो हो रहा है, और मेरे लिए भी शॉकिंग है कि वो मेरे हल्के का, मेरी साथ वाले गांव का आईडी कार्ड में एड्रेस शो हो रहा है, जो उसमें मराकीवाल विलेज दिखाया जा रहा है। जब हमने वहां तहकीक की, पता किया कि इसका इस इलाके से, इस गांव से कोई लेना देना ताल्लुक तो कोई ताल्लुक नहीं था। इसका मतलब है कि वो फेक आईडी जो इस वक्त मीडिया के पास पता नहीं आई है कि नहीं, जो मैंने सोशल मीडिया में देखी और उस आईडी कार्ड को देखा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज गलत जरूर है, ठीक है, लेकिन उसको हम उस एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ओके, आई हैव टू टेक अ ब्रेक है, आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। की बेस डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ क्विक किसी ब्रेक। की किलिंग का लाइसेंस नहीं दे सकते। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक पॉइंट टेकन। एक मौजू की तरफ, संजीदा मौजू, इसकी तरफ लाना चाहूंगा सबको कि जो पार्लियामान के अंदर हो रहा है, कंडक्ट कमेटी बनी जिसमें कहा गया कि ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी होंगे, जनाब आसिफ जरदारी साहब भी शामिल होंगे। आज उसके ऊपर एक तब्दीली ये आई कि वो अपने नुमाइंदे भी रख सकते हैं, तो उसकी सीरियसनेस उस कमेटी की क्या होगी, उसका कोई फायदा भी निकलेगा या नहीं। अज़मा बुखारी साहब, आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने अपोजिशन का जो कॉन्डक्ट रहा है फ्रॉम द डे वन, वो यही रहा है कि हुकूमत को ना आपने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर को स्पीच करने दी, उसके बाद भी सिर्फ एक ही बात की गई है अपोजिशन बेंचेस से, खास तौर पे लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से, कि एहतसाब एक तरफा हो रहा है, हमें बहुत मुश्किल का सामना है और हुकूमत जो है वो नैब के साथ मिली हुई है, नैब हुकूमत का आला-कार है। आप स्पीचेस उठा के देख लें, सब कुछ उठा के देख लें, 90% ऑफ द टाइम हैज बीन कंज्यूम्ड ऑन दिस वन इशू। आपने चलने देना है पार्लियामान को या नहीं? शुक्रिया मुनीब। देखिए, मुझे बड़ी हैरत है कि हम पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे। हम बहुत सारी रिजर्वेशन के बाद जो है इस हाउस में आके बैठे थे। हमें पहले दिन भी ऑफर मौजूद थी और कहा गया था कि हमें हाउस में नहीं जाना चाहिए, और अगर हम नहीं जाते तो कोई वज़ीर आज़म ही ना बनता और किसी का शौक पूरा ना होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। आप हमें कह रही हैं 90% इस मुल्क में हो ही सिर्फ ये रहा है, और तो कुछ हो नहीं रहा। और तो गुर्बत जो है वो बढ़ रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं, मुल्क के हालात बेड़ा गर्क हो रहे हैं। सिर्फ एक ही तो काम हो रहा है और वो है सियासी इंतकाम। तो जो हो रहा है उसी पे बात होगी ना। अब आप ये देखिए, जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हाउस चलाना, हुकूमत चलाना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। उसके ऊपर आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए। जब आपने पहले दिन से गंडासा पकड़ा हुआ होगा और आप वो मौला जट बने हुए होंगे, तो देखिए, गाली खाने के लिए कोई नहीं आता। हर बंदा यहाँ पर वोट लेके आया है और वो इज्जत हमेशा देने से मिलती है। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड आपको इज्जत मिले और आप जो है वो चोर डाकू फलाने, उससे वो जो कंटेनर वाली जबान है आप वही इस्तेमाल करें। वजीर आजम की कम अज कम जो लैंग्वेज है उसमें कोई फर्क होना चाहिए। फिर वो चोरों की तरह भागते हैं। आपको याद है, इन्होंने कहा था कि हम वो सवालात का जवाब दिया करेंगे, हर हफ्ते में जो है वो हाउस में आया करेंगे। अब वो जो उस दिन भी आए हैं, आपने देखा कि वो सामने से आने की बजाय वो सीटों के बीच में से यूं होके वो सांप सीढ़ी खेल के, सीटों के बीच में से क्यों आए? उसकी वजह है सांप सीढ़ी खेल के वो आए, इसलिए कि वो ऑपोजिशन से या किसी से भी किसी तरह का कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, उनके साथ वो हैंडशेक करना नहीं चाहते। आपने बड़ा इज्जत कर ली। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर जो है या प्राइम मिनिस्टर वो सिलेक्टेड है और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है ही कैन नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल कॉल विदाउट प्राइम मिनिस्टर्स कंसेंट। ये कोई बात करने वाली थी पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, बात करने वाली इसलिए है कि जब खुद चीफ मिनिस्टर जब सानिया साहिवाल के बाद अस्पताल जाएं और बाहर निकल के मीडिया से बात करें तो वो कहें मुझे व्हाट्सएप पे कहा था वजीर आजम ने कि चले जाएं, तो फिर हम क्या कहें? फिर अगर वो उनका सिर्फ काम ये है कि वो वजीर आजम का, आपको पता है उस दिन भी मियाँ वाली का जलसा सजाने के लिए गए थे, उनके इकदाम देखने के लिए गए थे, और सो कॉल्ड पटवारीज को वो लेटर भी सामने आ चुका है कि पटवारीज को कह दिया गया है, पटवारीज को कह दिया गया है कि वो जलसा सजाए। बड़ा मुकाफात अमल बड़ी बुरी चीज होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इज्जत देने से मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि तो आप दे रहे हैं इज्जत, आप दे रहे हैं इज्जत। हम तो वो जबान नहीं बोल रहे जो कंटेनर से बोली जाती है, जो आज भी इनके वुज़रा बोल रहे हैं। जो लैंग्वेज जो तरीकाकार वुज़रा कराम का है, हमारा तो आज भी वो नहीं है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आप इस मुंह पे थप्पड़ मारे, दूसरी गाल हम आगे कर दें, ले जी ये भी इसमें आप ये नहीं करेंगे। नाज़िम मौलूद साहब, क्या रवैया ठीक है ऑपोजिशन का? आप ऑपोजिशन का ऐसा है, मुस्लिम लीग नून या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने उस दिन जो बात की, बहुत से लोग कह रहे हैं पर नाजायज बड़ा नहीं कर, चले सिलेक्टेड वज़ीर आज़म तो कह दिया, सीएम जो वहां मौजूद भी नहीं, आपने उनके बारे में जो बात की वो बड़ी तज़हीक काम है। डेस्क खुद थम किया था उन्होंने, सिलेक्टेड। देखिए, एवरी एक्शन
मुनीब, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। देखें, ये बात दुरुस्त है कि जब हुकूमत की जानिब से सियासी तकारीर की जाएं और एजेंडा मूव ऑन करने के बजाय अगर बार बार एक दो मखसूस वज़रा को खड़ा कर दिया जाए और उनको फ्लोर दे दिया जाए और वो सियासी तकरीरें करके चोर, डाकू, डकैत और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें, गैर पार्लिमानी जुमले कसें दूसरे मेंबरान के ऊपर जो इलेक्ट होकर आए हुए हैं, यानी कि आप हुकूमत जो है, हुकूमती जमात में बैठे हुए, हुकूमती कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों की तो इज्जत है, लेकिन अपोजिशन में बैठे हुए लोगों को अगर आप रिडिक्यूल करेंगे, मलाइन करेंगे और डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करेंगे बार बार रिपीटेडली, नॉट वंस, एवरी डे, एवरी टाइम, इन एवरी सेशन, अगर यही रवैया रहता है, फिर उसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या बचता है हुकूमत के पास कुछ कहने के लिए कि अपोजिशन हमें ये ना कहे, सिलेक्टेड ना, और बड़ी बात ये कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड की जो बात कर रहे हैं, तो मुझे अफसोस के साथ मुझे बड़ा दुख हुआ देखकर कि एक सीजन पॉलिटिशियन जिनको हम कहा करते थे, जनाब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक तवील अरसा फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, एक बड़े सियासी पॉलिटिकल वर्कर हैं, लीडर हैं, जो भी हैं, एक सियासी उनका एक बैकग्राउंड है। मैं हैरान हो गई कि उनकी वीडियो जो मैंने फुटेजेस देखी हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब जो फैसला साज हैं, जो फैसला करने वाले, उनको ना पीपल्स पार्टी कबूल है ना नून लीग कबूल है, तो ये फिर बताएं कि खुद ही वो कह रहे हैं ये तो वो फैसला साज मुझे गुजारिश करने दें। आवाम के बीच में तो वो खड़े थे, मुनीब, ये शादी क्या बात है? आवाम के अंदर खड़े होकर वो किसी और का बात बता रहे थे। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रही हैं, डॉक्टर साहब को भी पता है तशरीह का। मुनीब, नहीं, मुझे मुकम्मल करने दें बात को। देखिए, अगर आप खुद ही ये कह रहे हैं कि फैसला साजों को दूसरे कबूल नहीं है और आप कबूल है, तो फिर इसका मतलब आप इन अदर वर्ड्स खुद कह रहे हैं कि आप सिलेक्टेड नहीं है, आप सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि अपने रवैयों में फोकस करना चाहिए। एंड सेकेंडली, मैंने अपनी पार्लियामेंट में पहली जो स्पीच थी उसके अंदर मैंने पर्सनली खुद भी ये तजवीज़ दी थी, एथिक्स कमेटी की तजवीज़ मैंने पेश की थी, क्योंकि उससे एक दिन कबल ही फवाद चौधरी साहब और दीगर जो वज़रा के लैंग्वेज मैंने देखा, तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये कल्चर अगर आगे चलेगा तो हम किस तरह। अच्छा, चलिए, मैं बिफोर मैं डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले मुझे यस नो में एक बात बताएं कि आप एग्री कर रही हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को यही कहना चाहिए था पीएम को कि वो सिलेक्टेड है? अच्छा, मेरी बात सुने, सवाल उनसे है, क्या कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? यस और नो, आपको लगता है ठीक कहा? और जो सीएम के बारे में कहा, डू यू एग्री टू इट? आपको लगता है ये ऐसा कहना चाहिए था? वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब का कॉइन किया हुआ लफ्ज है ना, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो यही कहना चाहिए था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी? ठीक किया उन्होंने, क्योंकि बड़ी तिल मिलाई हुकूमत इस बात से। नाज बलोच साहिबा, ये मुझसे, अच्छा जी, अच्छा, आई थॉट आप डॉक्टर साहिबा से पूछ रहे हैं। देखिए, वो सारा टाइम आपको रज़मा को देना चाहते हैं। अब आप हुकूमत है ना, आप तो वैसे भी हुकूमत है, आप वैसे ही हुकूमत है। डॉक्टर साहिबा ने वैसे ही एनआरओ किया हुआ है आप दोनों के साथ। मुनीब, देखें, बात यह है कि मैंने आपको अभी पहले ही गुजारिश की कि हुकूमत का जो रवैया है वो मजबूर करता है ऑपोजिशन को कि वो ये जुमले, हम ऑपोजिशन की तरफ से ये जुमले आए। ऑपोजिशन ऐसे जुमले ना कहती अगर हुकूमत का रवैया बेहतर होता। ठीक है, अब ऑपोजिशन मजबूर है, ऑपोजिशन बहुत मजबूर है। अच्छा, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर देखिए, अगर आप ऑपोजिशन को बार बार कहे कि जी हमने पूरी ऑपोजिशन को जेलों में डाल देना है, इनको, अच्छा चले, इससे आपका इस्तेकाक मजरू हो जाता है। मुझे पता है, एहसास है मुझे इस बात का कि इस्तेकाक मजरू हो रहा है आपका। मैं डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आप मेरी बात सुने, आप इनके साथ बैठना है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ या नहीं बैठना? देखिए, 2 मेंबरान है इलेक्शन कमीशन के जिसपे मशावरत होनी है, फौजी अदालतों का मामला है, ये इतनी ज्यादा बात आगे चली गई है, एक कमेटी के अंदर नहीं बैठ रहे, कॉन्डक्ट जिसने बेहतर करना है असेंबली का, तो इन बड़े मामलों पे कैसे मुशावरत होगी? डॉक्टर साहबा, मुनीब, आपने गुफ्तगू सुनी है दोनों की और जज्बाती गुफ्तगू है, और दोनों जो है वो मैं समझती हूँ कि अपनी अपनी जमातों को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन देखना ये है कि आप इस स्पेस में जो आपको मिल रही है एज अपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर, उस स्पेस को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने सवाल किया था कि जितना भी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट रहा आपकी इस पार्लियामेंट का पिछले 5 माह का, उसके अंदर और अपोजिशन ने जिस किस्म का ज़ाती, पर्सनल, टारगेट ओरिएंटेड, अपने ज़ाती इंटरेस्ट बेस्ड स्पीचेस और तमाम आवबका और वावेला के अलावा अगर उस पार्लियामेंट के अंदर कुछ हुआ है तो वो आप उसको चलाएं भी, दिखाएं भी और पब्लिक को बावर कराएं कि ये सारी चीज़ें ठीक है, अपोजिशन का काम है
तनकीद करना अपोजिशन का काम है, हमें आड़े हाथों लेना और बेहतरी के लिए कोई ना कोई हुकूमती किरदार को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए जो डिफाइंड पैरामीटर्स हैं उनके अंदर खेलना। लेकिन हो क्या रहा है मुनीब कि यहाँ पे जो टाइम आप अपोजिशन को एंगेज करके, अगर हुकूमत ये ना समझती इनके रोल को और ना ये चाहती कि ये एम्पावर हूँ, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब बन सकते थे। हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटीज बने, वो फंक्शनल हो, जो असल काम है पार्लियामेंट का वो करे। प्राइम मिनिस्टर को अगर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो सिलेक्शन किसने की? प्राइम मिनिस्टर की आपकी आवाम ने। मैं इलेक्शन हारी 95,000 वोट लेके, मेरे मुकाबले पे नून लीग जीती, तो नून लीग की सिलेक्शन जहां जहां नून लीग जीती है या पीपल्स पार्टी जीती है वहां सिलेक्शन ठीक हुई है, जहां जहां पीटीआई जीती है वहां सिलेक्शन गलत हुई है। ये दोहरे रवैये, दोहरे मेयार ये वही हालात है डॉक्टर साहब। जब आपकी जमात कहती रही 2013 में कि उस वक्त धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, वो ये शायद ऐसे ही है। देखिए उस धांधली ज़्यादा इलेक्शन के अंदर आपने ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पीटीआई की लीडरशिप एक ही बात होती रही ना कि हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। अब ये पार्लियामेंट का काम क्या है कि हमारे अगले इलेक्शन में कम से कम ये उंगलियां ना उठ रही हूं। जो हमारा करने वाला काम है डॉक्टर साहब, बहुत एक सैड फैक्ट ये है कि ऐसे ही उंगलियां उठेंगी क्योंकि रिफॉर्म्स के ऊपर किसी ने कोई काम नहीं करना और लेजिस्लेशन करे। डॉक्टर साहब किसी ने काम नहीं करना, इसी बात पर बात खत्म होती रहनी है। आई हैव टू कंक्लूड, आप 10 सेकंड्स है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन की तस्दीक आप करें ना और उसको क्या क्या अलकाबात से नवाजें, और ये पीएसी के चेयरमैन लगाने से पहले जो जो कुछ किया गया लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में वो सबको याद है। अब ये असद उमर साहब खुद कहें कि जी हमने इलेक्शन नहीं खरीदेंगे अगली दफा, तो फिर सवाल तो उठेंगे टीओआर कहाँ है जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने करना था। फैफन की रिपोर्ट पढ़ लें डॉक्टर साहब, फैफन की रिपोर्ट पढ़ लें। 24 हल्के जो हमसे छीने गए हैं ना, जिन हल्कों की वजह से हम हुकूमत नहीं बना सके, जरा वो रिपोर्ट पढ़ लें कि वहां पर क्या हुआ है। ये 24 हल्के हमारे पास नहीं, तो हमारी डॉक्टर साहब वो कहती है उनसे उनका हल्का छीना गया, वो 95,000 वोट लेके भी वो कहती है मैं हार गई हूं। तो हमारे भी लोग लाखों वोट लेके, सारा अफजल तालर साहब लाखों 1,24,000 वोट लेके आ रही है। ये क्या बात डॉक्टर साहब बेहतरीन आपने कहते रहना है बड़ी माजरत के साथ। मुनीब तब होगी, मुनीब 24 हल्के हमारे बता दें होगी जब एजेंडा पे चला जाएगा। यहाँ पे तो सियासी तकरीरें शुरू हो जाती हैं, बुजुर्ग वो तो अपोजिशन नहीं करती है, बैठेगी तो एजेंडा तय होगा ना, वो तो अपोजिशन नहीं करती है। हम अपोजिशन जो है वो ट्रेजरी बेंचेस खाली होती है, बेचती है, ट्रेजरी बेंचेस खाली होती है। अपोजिशन का काम है वहाँ चूरन बेचना, वो जरूर बेचे। अच्छा आपने क्या बेचना है? हुकूमत क्या बेचती है? बेचने के लिए मजे की बात ये कि कुछ नहीं है बेचने के लिए। कमाल है इनके पास है, गालियां, बदतमीजी, बदतमीजी। नहीं ये नाज बलोच साहिबा ने कुछ बताया या हुकूमत क्या बेच रही है वहाँ पे? ये कह रहे हैं बेच रही है। नहीं वो हुकूमत से मैं पूछ रहा हूँ। अपोजिशन का ये कह रहे हैं कि अपोजिशन चूरन बेच रही है। आप अपोजिशन से पूछेंगे, हम कहेंगे ये चूरन बेच रहे हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि बजाय अवाम को कोई रिलीफ देने के, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के, कोई लॉ मेकिंग के, रोज हर सेशन के अंदर मामूल ये बना दिया गया है कि एजेंडा को फॉलो करने के बजाय एक दो खास मखसूस गुजरा है जो आपने कमेटी बनाई है, स्पीकर ने ये बैठ जाए सारे शरीफ बच्चे बन के। हम तो आते हैं और डॉक्टर साहब कौन बैठेगा उसके अंदर? कायदीन नहीं बैठ रहे, किसने बैठना है? वक्त खत्म हो गया। इनको स्पीकर की बात तो माननी चाहिए ना, जो बार बार इनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं। हाँ चले बिल्कुल ठीक है। और जो इनको स्पेस दे रहा है कि ये आगे मिनिस्टर एनक्लेव में रहें। नैब के कैदी जो है वो न्यू ईयर मना रहे हैं मिनिस्टर बाजी हलीमा की सियासी सिलाई मशीनों का भी हिसाब किताब दे देना। अच्छा चले इसको यहाँ रोक दें इंशाल्लाह। इस पे नैबज़दा लोग हुकूमती बेंचेस में भी नैबज़दा लोगों की कमी नहीं है। डॉक्टर साहब मैंने आपसे प्रोग्राम में पहले भी कहा था सिलाई मशीन 40 सिलाई मशीनों पर रहा है। अच्छा आपकी एक्सपोर्ट है ही सारी। डॉक्टर साहब बस करें, वो बात सुने ना, वो दिल पकड़ लेंगे जो इकोनॉमिस्ट है हमारे मुल्क के, वो
वो दिल पकड़ के बैठ जाएंगे जो तावील आप पेश कर रही हैं उसको सुनने के बाद। बहरहाल मुझे हमारा प्रोग्राम ये सेगमेंट कंक्लूड करना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी। अज़मा बुखारी साहब ने हमारे साथ दिया। पिछले कुछ अर्से से अदालती फैसलों का बहुत असर रहा है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। 3 अहम मामलात मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट में है और 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला है वो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो अजीज़िया रेफरेंस का फैसला आया था उसकी बेल का है, सजा मुअत्तली का है। ख़ास तौर पर उस वक्त में जब मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल कंडीशन है, सेहत के मामलात हैं वो अच्छे नहीं है। वो कोट लखपत जेल लाहौर में है, इस पर कैद काट रहे हैं। इस हवाले से क्या पोजीशन है, इस पर जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ कानूनदान जनाब आरिफ चौधरी साहब और मुर्तज़ा साहब, दोनों सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब आप फरमाइएगा ज़रा इख्तिसार के साथ, ताकि लोगों को भी समझ आए कि पोजीशन क्या है जो उनकी सेहत के मामलात हैं मियां नवाज शरीफ के। क्या ये उनकी बेल के अंदर, ये सज़ा मुअत्तली की ये जो मामलात है उसके अंदर ये ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं उनकी केस को, उनका केस मजबूत हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए, ये जो बेल होती है या सस्पेंशन है, ये एक तरह से कस्टडी ट्रांसफ़र है। कस्टडी जेल से कस्टडी ट्रांसफ़र होती है, अपना जो श्योरिटी होती है, जो जामिन होता है उसके पास वो कस्टडी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब कोर्ट ने ये देखना है कि आया ये केस जो है वो कस्टडी ट्रांसफ़र का है या नहीं। एक 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का ये कह चुका है कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जो है ये नैब के केसेस में बेल होगी। अब आया वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इस वक्त मौजूद हैं या नहीं। मेडिकल ग्राउंड पे भी एक पिटीशन उनकी है, एप्लीकेशन उनकी है, और एक वैसे मेरिट पे भी उन्होंने सस्पेंशन सीख की है। तो अब ये चूंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए इससे ज़्यादा तफसील मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। ठीक, चौधरी साहब, ये आपके नज़दीक जो सेहत के मामलात हैं जो अब तक बताया जा रहा है, ये क्वालिफाई करते हैं उस प्रिंसिपल के ऊपर कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि किसी की ज़िंदगी जो है वो या सेहत के मामलात दुरुस्त नहीं है, सेहत ठीक नहीं है और वो इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कोई ऐसे मामलात हैं, ये उसमें फॉल करेगा आपकी नज़र में या नहीं? मुनीब साहब, मेडिकल ग्राउंड सबसे मजबूत ग्राउंड होती है बेल के लिए या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए। उसकी वजह यह है कि बाकी ये जो लॉ जो है जिसे हार्डशिप कहा जाता है कि हार्डशिप केसेस में ये देखी जा सकती, तो इससे बड़ी हार्डशिप नहीं होती जिसे यानी अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है। अब डिपेंड ये करता है उस पर रिपोर्ट पे कि अगर तो वो ये रिपोर्ट कहती है कि जी इनका इलाज अस्पताल के अंदर मुमकिन है या इनकी को PIC में या किसी ऐसे इदारे में मुंतकिल करके जिसे सब जेल करार दिया जा सकता है और वहाँ इलाज पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है, तो फिर तो बेल की ये कुछ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं होगी। लेकिन अगर उनका इलाज यहाँ मुमकिन ही नहीं है, फिर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकती है बेल की। क्योंकि मैं नहीं समझता कि अगर ऐसी बात आ जाए जो इस तरह की यानी मेडिकल बोर्ड ये रिपोर्ट दे दे कि जी यहाँ इलाज इनका मुमकिन नहीं है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बेल हो जानी चाहिए। लेकिन आम तौर पर ये ऐसा हुआ नहीं है। ये मुल्क से बाहर जाकर इलाज की ग्राउंड वाली बात जो है ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हो। मुल्क के अंदर ही यानी देखा जाता है कि आपका इलाज, और स्पेशली ये जो हार्ट का प्रॉब्लम है उसके लिए यहाँ इलाज मौजूद है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक मामला शहबाज शरीफ साहब का है, उन्होंने बेल अप्लाई की हुई हाई कोर्ट में है, मामला सब जुडिस है, लेकिन जो अब तक मामलात सामने आए हैं जो कि नैब की जो पूरा केस है वो कोई इतना इंक्रिमिनेटिंग या मजबूत नहीं लग रहा। बहसियत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के जब उसको मैं अगर देखता हूं तो मेरे मुशाहिदे में जो आया है, कम से कम नैब वो जितना बड़ा पहाड़ था उसको साबित नहीं कर पाई या वो केस इतना स्ट्रांग नहीं बना पाई। बेल प्रोस्पेक्ट्स यहां पर अच्छे हैं शहबाज शरीफ साहब के बादे नजर में, या आपको लगता है कि नहीं नैब का केस स्ट्रांग है? देखिए, ये इस मुल्क में एक बदकिस्मती ये है कि पहले पकड़ते हैं उसके बाद केस साबित करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें भी बुलाया शहबाज शरीफ साहब को किसी और मामले में था और फिर उसमें रख लिया, उनको बिठा लिया, और उसके बाद अब मेरा ख्याल है को चौथा महीना शायद चल रहा है और 4 महीने में अभी तक रेफरेंस तो नहीं आया। इनके पास गो कि इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 डेज का वक्त है, मगर उसके साथ साथ 30 दिन का पीरियड है इनके पास जो है ना वो उसके बाद का कि उसमें ट्रायल कंक्लूड करें। तो वो अगर उस हिसाब से देखें तो 120 डेज शायद हो गए होंगे। हो गए। तो एक तो ये बात है, मगर ऐसी एविडेंस जिसको जो कह सकते हैं ना कि जो एविडेंस जो बिल्कुल
लग रहा हो कि बहुत ज़रा स्ट्रांग केस है। मेरा ख्याल है कि अभी तक नहीं आई, मगर स्टिल चूंकि मामला जो है ना वो अदालत में है, शायद हमारे कहने से कोई बात जो है इधर वे किसी को प्रेजुडिस काज हो रहा हो या काज हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा उस पर वो नहीं कर सकते। मगर इनके भी दो ग्राउंड्स हैं, मेरिट के ऊपर भी हैं और मेडिकल ग्राउंड भी है, और दोनों हवाले से अगर बल्कि मेडिकल ग्राउंड पे एक और इसमें वो कर दूं कि मेडिकल ग्राउंड में बाज़ औक़ात इलाज मुमकिन होता है उस शहर में, उस हॉस्पिटल में ड्यूरिंग द कस्टडी, मगर कोर्ट फिर भी जो है ना वो उसको चूंकि कस्टडी में होता है उसका भी एक स्ट्रेस होता है, तो उसमें फिर भी कहती है कि कोर्ट नहीं, उसको अपनी मर्जी का इलाज कराने का हक है। अब देखते हैं कि कोर्ट अल्टीमेटली करती क्या है। ठीक, चौधरी साहब आप फरमाइएगा, शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर मजबूत केस बना पाई नैब, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर तो आम फैम जबान में बेल के चांसेस काफी ब्राइट हो जाते हैं। मुनीब साहब, पहली बात तो ये कि इस वक्त ट्रायल नहीं उनका हो रहा, सही, शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वो जो अभी तक केस उन्होंने बनाए थे उसमें वो रिमांड ले रहे हैं इस बुनियाद पर कि हम इनसे एविडेंस जो है हमने कलेक्ट करनी है, और उनकी जो उन्हें रखा हुआ अपने पास, उन्होंने इस बुनियाद पर रखा हुआ है कि ये बाहर होते हुए ना वो एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते थे और ना ही जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, चूंकि ये असरअंदाज हो रहे थे गवाहों पर। लेकिन अब तक जो सूरत हाल सामने आई है उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, ख़ासतौर पे ये जो अभी नए इंकिशाफात हुए हैं उन्होंने बताए हैं, यानी उनके वहाँ जो निकले हैं अपार्टमेंट्स लंदन के अंदर जिसका उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं कि वो रेफरेंस बनाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर वो रेफरेंस भी ये सारे अरसा कंप्लीट होने के बावजूद रेफरेंस ही नहीं फाइल कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि इट वुड बी ए गुड ग्राउंड फॉर बेल, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि जो टाइम ले रहे हैं। और एक बात बड़ी ज़रूरी है जो सब नाजरीन के साथ शेयर करनी है कि इस वक्त तक अगर कोई प्रोग्रेस ना हो रही होती इन्वेस्टिगेशन में तो कोर्ट जो थी वो कभी एक्सटेंड ना करती उनका रिमांड। जो रिमांड मिल रहा है वो इस बुनियाद पर मिल रहा है कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं नैब वाले कि जनाब हमने अब तक ये तफ्तीश कर ली है और अगर हमें मजीद इनका जिस्म दिया जाएगा और तफ्तीश के लिए तो हम बाकी चीज़ें भी इनसे उसकी भी तफ्तीश मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक, वो जुडिशल पे। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब के मामले पर आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये मामला लगा हुआ है। कामरान साहब आप फरमाइएगा, 62(1)(f) के तहत हमने कुछ तारीखी फैसले देखे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन होते हुए सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर देखी हैं। हमने ये भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब को यहाँ पर नाअहल करार दिया गया, ओवरटर्न हो गया सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला। अभी क्या ये जो स्टेज है वो क्रॉस करनी है पिटिशनर ने कि उसने बताना है, साबित करना है, कोर्ट को मुतमईन करना है कि ये मेंटेनेबल भी है या नहीं है, ये स्टेज क्रॉस हो गई है? और यहाँ जो फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका कितना भार होगा मातहत अदालत के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, कि उनको फॉलो करे उस प्रिंसिपल को? देखिए, ऑफिस ऑब्जेक्शन को गो के रिमूव कर दिया है, मगर मेंटेनेबिलिटी का सवाल जो है वो अब भी बाकी है। ये बताना उनको पड़ेगा हाई कोर्ट में कि ये जो पिटिशन उन्होंने 62(1)(f) में फाइल की है ये मेंटेनेबल है। और मेरा ख्याल फिर ये है उन जजमेंट से एहतराम के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये पॉलिटिकल मामलात हैं और पॉलिटिकल मामला जो है ना वो अगर इस तरह से बड़ी अदालतों में डायरेक्टली सेटल होने लग गए तो मेरा ख्याल है कि इससे लोगों को भी प्रेजुडिस काज होगा और फिर अदालतों के हवाले से भी बात सवालात उठते हैं। ठीक, इसके लिए जो मुनासिब फोरम है, अगर किसी ने साबित करना है कोई इसको, तो इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। फिर एक और सवाल आएगा कि ये क्या आया जो हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कर रही है, क्या वो एविडेंस लेगी? या तो ये ना कि नवाज शरीफ साहब की तरह एक मामले, उनका एक एडमिशन था, उस एडमिशन पे चले गई थी सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने एडमिशन को एंटरटेन करके और फिर उससे आगे उसकी रूट्स निकली थी। मगर यहाँ पे अगर कोई एडमिशन नहीं आता तो फिर क्या ये एविडेंस की कोर्ट होगी? यहाँ पे शहादतें होंगी फॉर एंड अगेंस्ट रिट में? तो मेरा ख्याल है कि ये भी चूंकि मामला पेंडिंग है, अब ज्यादा बात करें इसमें ठीक है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ उसी के ऊपर बात हो। बड़े इख्तिसार से चौधरी साहब, बड़े इख्तिसार से बता दें 10 सेकंड्स में कि आपके नज़दीक ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुके हैं कि इस नौयत के मामले आप कोर्ट्स में क्यों लाते हैं, तो इसका फेट तो समहाउ डिटर्मिन्ड होता हुआ नजर आ रहा है कि शायद अदालत भी इस तरफ इंक्लाइंड नहीं लगती कि इस नौयत के मामले को अदालत एंटरटेन करे। देखिए जी, प्री जज तो हम नहीं कर सकते कि कोर्ट क्या फैसला करेगी, लेकिन एक एतराज़ जो पहली प्रोसीडिंग्स पे था पनामा वाले केस में, वो ये था कि जी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन कर लिया इस केस को,
तो इसमें फिर कल अपील तो नहीं होगी। लेकिन वो इतराज़ तो इस केस में दूर होता हुआ नज़र आता है कि चूंकि ये मामला जब हाई कोर्ट में आएगा और हाई कोर्ट इसकी समाअत करेगी और तो उसमें फिर अपील का हक तो उनके पास मौजूद होगा सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। और दूसरा ये है कि हाई कोर्ट को इस तरह के मामले में एविडेंस कलेक्ट करने का भी इख्तियार हासिल है और ये एविडेंस कोई इतना मुश्किल काम इसमें नहीं है। जिस तरह की वो एविडेंस पेश कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर टेंटेटिव असेसमेंट बेसिकली कोर्ट ने करनी है सादिक और अमीन के हवाले से जो 61F है। तो मैंने इसमें कोई इतनी कबात भी नहीं है कि अगर हाई कोर्ट फैसला कर दे तो ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ चौधरी साहब आपका 3 अहम मामला उनके ऊपर कानूनी राय आपने देखी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।